मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित रखने का लिया फैसला। सरकार लाएगी अध्यादेश। हरियाणा सरकार ने चालू खरीफ फसलों पर 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस देने का किया फैसला। 15 अगस्त से किसानों से पोर्टल पर पंजीकरण करने की अपील। लोकसभा में आज पेश हुआ वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, बिल नहीं करता है किसी धर्म में हस्तक्षेप। और विनेश फोगाट ने कुश्ती से लिया संन्यास। पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित होने के बाद हरियाणा सरकार ने विनेश के लिए ओलंपिक में रजत पदक विजेता खिलाड़ी की तरह सम्मानित करने की घोषणा की। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को सभी अनुबंधित कर्मचारियों को एक एक्ट लाकर उनकी सेवा को सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित करने का फैसला किया है। आउटसोर्स और HKRN पोर्टल के तहत लगे 1,20,000 कर्मचारियों का इसका फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को इस फैसले के तहत पे स्केल का बेसिक वेतन और सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। 50,000 रुपए से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी इस पॉलिसी में शामिल नहीं होंगे। 5 साल या इससे अधिक जिन कर्मचारियों को समय हो गया है, उनको इसका लाभ मिलेगा। रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। 50,000 प्रति माह से अधिक वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारी इस नीति के पात्र नहीं होंगे। हमने उसको इससे बाहर रखा है। आउटसोर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत कार्यरत तथा विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त किए गए अनुबंधित कर्मचारियों पर यह फैसला लागू होगा। मुख्यमंत्री ने एक अन्य फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि इस साल मई, जून और जुलाई में कम बारिश हुई है। कम बारिश के चलते किसानों के खर्चे बढ़े हैं, इसलिए आज कैबिनेट ने चालू खरीफ की फसलों का किसानों को प्रति एकड़ 2000 रुपए बोनस दिया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे 15 अगस्त तक किसान अपनी फसलों का पंजीकरण पोर्टल पर करवाएं। 1 एकड़ से कम का किसान अगर कोई है तो उसे भी 2000 रुपए मिलेंगे। सीएम ने कहा कि मैं गरीब किसान का बेटा हूं, इसलिए किसानों की पीड़ा समझता हूं। कि खरीफ की किसान जितनी भी फसलें हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसके ऊपर हम बोनस देंगे। इसके अंदर जो लाभ मिलने वाला है वो फल, फूल, सब्जी, अन्य फसलें उगाने वाले, चाहे वो हॉर्टिकल्चर से संबंधित हैं, ऐसे सब किसानों को उसका लाभ मिलेगा। और हर फसल पर किसानों को प्रति एकड़ हमने आज कैबिनेट के अंदर यह निर्णय किया है कि 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। मैं हरियाणा प्रदेश के सभी आदरणीय किसानों को ये अपील करना चाहूँगा कि वो 15 अगस्त तक वो अपने फसल का जो भी उन्होंने फसल जहाँ पर बोई है या खड़ी है उसका रजिस्ट्रेशन करा दें। इसके अलावा प्रदेश के पत्रकारों को लेकर भी कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया। पत्रकारों की मासिक पेंशन में लगी 2 शर्तों को हटाया गया है। पहली शर्त में एक परिवार में पति पत्नी दोनों पत्रकार हैं तो दोनों को पेंशन मिलेगी। वहीं दूसरी शर्त के अनुसार पत्रकारों पर आपराधिक मामले के चलते पेंशन की दिक्कत थी, उसमें संशोधन किया गया है। कर्मी के खिलाफ अगर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज होने या उसका आचरण पत्रकारिता के निर्धारित नियमों या नैतिकता के विरुद्ध पाए जाने पर उनको मिल रही पेंशन को समाप्त करने का ये
प्रावधान था पहले। दूसरा, परिवार के केवल एक सदस्य को ही पेंशन देने का प्रावधान था, क्योंकि अगर परिवार में दो लोग मियाँ बीवी हैं या दो लोग कर रहे हैं तो उनमें से एक का प्रावधान था। अब इन दोनों शर्तों को हमने हटा दिया है। आज उन दोनों समस्याओं से जो आपराधिक मामला अगर दर्ज होता है उसको भी हमने बाहर किया है, और परिवार में अगर दो काम कर रहे हैं तो दोनों को पेंशन लगेगी, उसके लिए भी हमने बाहर किया है। भारतीय जनता पार्टी की आज पंचकुला में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा उपस्थित रहे। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में ज्ञानचंद गुप्ता ने आज हरियाणा कैबिनेट पर खुशी जताते हुए कहा कि सरकार द्वारा सभी निर्णय आम आदमी के हक में लिए जा रहे हैं। विनेश फोगाट के मामले पर उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा ऐसे समय में राजनीति करना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने हेतु चर्चा की गई। अगस्त से 15 अगस्त तक एक अभियान पूरे प्रदेश के अंदर लिया जा रहा है, वो है घर घर तिरंगा। लाखों की संख्या के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर तिरंगा, जो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, उस तिरंगा को हर घर के अंदर सम्मान के साथ लगाया जाए। इस प्रकार का अभियान हम पंचकुला के अंदर भी लेने जा रहे हैं। उधर मोहनलाल बड़ौली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कल पहली बार भिवानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में 25% नए चेहरे उतारेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों के सभी फसलों MSP पर खरीदने का बेहतरीन निर्णय लिया है। आज कांग्रेस द्वारा हिसाब मांगने पर कहा कि जो हिसाब मांगता है वह खुद कभी हिसाब नहीं देता है। कोई घोटाला उस जगह किया हो, कहीं भ्रष्टाचार हुआ हो, वो जनता को बताए जाके। जनता सब जानती है। क्या 2014 में जिस प्रकार का विकास आज देश में प्रदेश में हुआ है उस प्रकार से था? यही सरकार थी, यही देश था, यही करेंसी थी, यही सरकार थी। लेकिन सरकार की नीयत में और नीति का फर्क होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ भी हमारी सरकारें, सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं होने दिया। सरकारी पैसा जिस योजना के लिए था उसमें लगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा और हमारी ये घोषणा हो चुकी है। और नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार के मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। बहुत सारे चुनाव में मैंने कहा भी है, 25% परिवर्तन तो हर चुनाव में हुआ है, वो अब की बार भी होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया। बिल को टीडीपी, शिवसेना और जेडीयू का सफल समर्थन मिला। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष से बिल का संशोधन का समर्थन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पूरे वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा है और आम मुस्लिम लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसे सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। ये इतिहास में दर्ज होगा। फिलहाल वक्फ संशोधन बिल को केंद्रीय मंत्री ने जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों को कम कर इसकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और इसमें मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के अन्य पिछड़े वर्ग, सिया, सुन्नी, वोरा जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए लोकसभा में ये महत्वपूर्ण विधेयक बिल पेश किया गया। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने कॉम्पिटेंसी का मुद्दा यहाँ उठाया। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। भारतीय रेसलर
विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संन्यास की घोषणा की। विनेश ने एक पोस्ट में कहा कि माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, अब ज़्यादा ताकत नहीं रही। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफ़ी। विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक में सफ़र शानदार रहा, लेकिन 50 किलोग्राम कैटेगरी में वे फाइनल तक ज़रूर पहुंची, लेकिन फाइनल मुकाबले के दिन सुबह उनका वजन 50 किलो खेलने के लिए होना चाहिए था, 100 ग्राम ज़्यादा निकला। इस वजह से विनेश को इवेंट से क्वालिफिकेशन से अयोग्य घोषित करार दिया गया। विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान थी जो फाइनल में पहुंची थी और विनेश तीनों ओलंपिक में भारत की तरफ से हिस्सा ले चुकी थी। वहीं हरियाणा सरकार ने विनेश फोगाट के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि विनेश का स्वागत एक पदक विजेता की तरह भव्य स्वागत किया जाएगा। प्रदेश सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम व सुविधा देती है वे सभी विनेश को कृतज्ञता पूर्वक दी जाएगी। वहीं सीएम ने स्वदेश लौटने पर डबल पदक विजेता मुन भाकर से भी फोन पर बात की और उन्हें मुख्यमंत्री निवास आने का निमंत्रण दिया। नीरज अगर पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहते हैं तो भारत ही नहीं दुनिया के महान एथलीट्स के महान रिकॉर्ड बुक में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। उनकी मुकाबले से पहले उनके अभिभावक व उनके गांव वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले वे कई बार पदक जीतकर देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं। पेश है ये एक खास रिपोर्ट। सिर्फ एक ओलंपिक पदक किसी खेल को बढ़ावा देने के लिए काफी है। अगर ये गोल्ड मेडल हो तो फिर सोने पर सुहागा है। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्णिम सफलता हासिल करने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की सफलता ने इस खेल के प्रति देश भर के खेल प्रेमियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। टोक्यो में जब नीरज चोपड़ा द्वारा फेंकी गई जैवलिन की दूरी अभी तक खेल प्रेमियों के दिलो दिमाग पर ताजा है। पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर पूरे देश को नीरज से स्वर्णिम उपलब्धि की उम्मीद है। पिछले कुछ सालों में नीरज के प्रदर्शन के बाद पेरिस में उनका पदक तो पक्का नजर आ रहा है। नीरज पेरिस ओलंपिक में न केवल मौजूदा ओलंपिक चैंपियन बल्कि मौजूदा विश्व चैंपियन के रूप में भी उतरने जा रहे हैं। दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसी प्रतियोगिता हो जिसमें नीरज पदक जीतने में सफल नहीं हुए हैं। हाल के समय में उन्होंने लंबी इंजरी ब्रेक के बाद वापसी की है और एक बार फिर देश के लिए पदक जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नीरज चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साल 2016 से भारत का नाम रोशन करना शुरू कर दिया था। 19 साल की उम्र में नीरज ने भारत के लिए साउथ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने विश्व जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर सभी को चौंका दिया। इसके बाद से नीरज चोपड़ा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार भारत के लिए बड़ी प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीता। बड़े उत्साहित हैं हम लोग कि भाई रात के कब 11:55 होते हैं। सभी गांव वाले भी उत्साह में घूम रहे हैं। भाई जैसे ही 11:55 होंगे तो वैसे ही सभी लोगों की एक जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने की नीयत पूरी जी जान लगा देगा। तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। अभी स्क्रीन बाहर गली में लगेगा बैठक में और सभी लोग उत्साहित हैं। भाई कुर्सी का है, मतलब हर चीज का प्रबंध हम लोगों ने किया हुआ है। और वहीं भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा। हिसार जिले के डाबड़ा गांव के संजय सिंह, उनके घर व गांव में जश्न का माहौल है। आइए ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हिसार के हमारे संवाददाता सुरेंद्र जी के पास। सुरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको जीतू। जी तो सुरेंद्र जी, जैसे हम जीत के बहुत पास हैं तो इस समय संजय जी के घर और गांव में कैसा माहौल चल रहा है? क्या माहौल चल रहा है? कि देखिए, माहौल बिल्कुल एकदम बहुत ही खुशनुमा है। और ये जो पूरा गांव है डाबड़ा गांव, आपको इस गांव में गलियां फिलहाल सूनी नजर आएंगी क्योंकि इस गांव के जो लोग हैं फिलहाल टीवी के सामने बैठे हैं और अपने गांव के बेटे संजय का मैच इस वक्त देख रहे हैं। ये मैच खेला जा रहा है, मैच देखने में व्यस्त है। बिल्कुल सभी मैच देखने में व्यस्त हैं। और मैच इस वक्त जो है इसमें टीम इंडिया लीड ले चुकी है, 2-1 इस वक्त स्कोर है। और देख सकते हैं आप मेरे पीछे जो गांव के लोग हैं वो एक जगह इकट्ठा बैठ के मैच देख रहे हैं। इसी तरीके से इस गांव की हर बैठक में बहुत लोग एक साथ इकट्ठा बैठ के मैच देख रहे हैं। गीतू, तो ये इन्होंने क्या तैयारियां कर रखी हैं कि जैसे अगर हम मैच जीत जाते हैं तो क्या
कैसा मतलब उनके मन में क्या भाव है और क्या तैयारियां कर रखी है उन्होंने कि जीतने पर कैसा करेंगे, क्या करेंगे? जी संजय के पिता मेरे साथ हैं, इनसे पूछ लेते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं। मैच अगर जीत जाते हैं तो क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि अब लग रहा है कि मैच जो है वो इंडिया के पक्ष में जा रहा है। लड्डू खिलाएंगे, पटाखा बजाएंगे, ढोल बजाएंगे, पूरा वो करेंगे, गांव के लिए स्वागत पूरा करेंगे। जी जी, ये लड्डू बांटने की तैयारी है, पटाखे बजाने की तैयारी है, ढोल बजाएंगे। जीत जैसे ही टीम इंडिया को मिलती है तो पूरा गांव जो है वो एकजुट होकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाना शुरू कर देंगे। हाँ बिल्कुल जरूर देंगे। टीम इंडिया जीतती है तो किस तरीके से स्वागत करेंगे? गांव पूरा स्वागत करेगा, विश्वास के साथ पूरा गांव स्वागत करेगा, जमा सही करेगा। जी जी, पूरा गांव स्वागत करेगा। कुछ और लोग हैं गांव के जो संजय के साथ खेलते हुए बड़े हुए हैं, आप हॉकी खेलते हैं, क्या कहेंगे इस वक्त क्या सिचुएशन है मैच की? इस टाइम हम कांस्य पदक के बिल्कुल नजदीक है जी, और थोड़ी देर में 15 मिनट 16 मिनट रही है, उसके बाद भारत को कांस्य पदक मिल जाएगा। तो देखिए पूरी उम्मीद है कांस्य पदक की, और कह रहे हैं कि थोड़ी सी ही देर बाकी, उसके बाद में ये खुशखबरी जो है वो मिलने वाली है कि भारतीय हॉकी टीम ने जो है कांस्य पदक पेरिस ओलंपिक में जीत लिया है। गीतू, तो सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुरेंद्र जी हमारे संवाददाता हिसार से, जो हमें संजय के घर से जानकारी दे रहे थे। हमसे जुड़ने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बढ़ते हैं आगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने घोषणा की है कि वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने पहले राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है वह हरियाणा में स्नातकोत्तर शिक्षकों यानी पीजीटी की भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, भले ही उनके प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि कुछ भी हो। यह निर्णय हरियाणा सरकार के उस निर्देश के अनुरूप है जिसमें एचटेट प्रमाण पत्रों को पीजीटी भर्ती के लिए वैध माना गया है। आयोग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने पीजीटी पदों के लिए आवेदन करने के उद्देश्य से एचटेट प्रमाण पत्रों की वैधता बढ़ाने का निर्णय लिया है, भले ही प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई हो। इस परिवर्तन से वैधता अवधि समाप्त प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पीजीटी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हाल ही में विज्ञापन संख्या 18/2024 से 3/7/2024 के अंतर्गत शेष हरियाणा और मेवात कैडर के लिए विभिन्न विषयों में कुल 3069 पीजीटी पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। जिन उम्मीदवारों ने अब तक एचटेट परीक्षा उत्तीर्ण की है वे 14 अगस्त 2024 तक अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस निर्णय से उन हजारों उम्मीदवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है जो सरकारी शिक्षण पदों पर सेवा करने के इच्छुक हैं, जिससे उन्हें विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने का एक विस्तृत अवसर मिलेगा। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10,000 फीट लंबे नए रनवे पर कल हवाई जहाज की पहली लैंडिंग का ट्रायल सफल रहा। भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी की 6 सदस्यीय टीम ने हवाई अड्डे के आसपास के एरिया को उड़ान के दौरान देखा और सिटी एरिया का हवाई निरीक्षण भी किया। दोपहर को नए रनवे पर BTC NS हवाई जहाज ने सफल लैंडिंग की। पायलट कैप्टन सुरेंद्र कटोच ने बताया कि रनवे समेत अन्य सभी काम बहुत अच्छे हुए हैं और लैंडिंग ट्रायल सफल रहा। लाइसेंस मिलने के साथ ही यहां से विजुअल फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में देश में अन्य नए एयरपोर्ट बने हैं, वहां भी ट्रायल लैंडिंग की थी, मगर हिसार एयरपोर्ट उनको सबसे बढ़िया लगा। एयरपोर्ट्स को हमने जो इनॉग्रेट किया है या पापी इनॉग्रेट की है कैलिब्रेशन के लिए, नए नए एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, नए एयरपोर्ट बने और हिसार को मैं कंपेयर करूँ तो 150 का फ़र्क मान सकते हैं आप। अगर मैं उनको 50 नंबर देता हूँ तो मैं हिसार को 100 नंबर देता हूँ, उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन को, उसके पूरे एम्बियंस को और उसके पूरे फैलाव को। तो मैं बड़ी मुबारकबाद करता हूँ माननीय मंत्री जी को भी और इनके पूरे हरियाणा सरकार को। और मेरी तो एज अ पायलट मेरा 1 साल बचा है अभी फ्लाइंग करियर का। मैं यही आशा करता हूँ कि अगली बार जब मैं हिसार आऊँ तो एक कमर्शियल फ्लाइट से आऊँ। नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने हवाई जहाज की सफल लैंडिंग पर बधाई देते हुए कहा कि उम्मीद है कि आगामी 1 सप्ताह में हवाई उड़ान शुरू करने का लाइसेंस भी मिल जाएगा। सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि हिसार से अयोध्या की फ्लाइट शुरू हो जाए। उन्होंने बताया कि नेशनल इंटीग्रेटेड कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ MOU साइन किया गया है। 2 दिन पहले ही दौरे पर पहुंची जापानी कंपनी ने भी अपना व्यापार शुरू करने के लिए 250 एकड़ जमीन की डिमांड की है। अमेरिकन ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने देश के 5 स्थानों में से हिसार को भी चुना है जहां अपना व्यापार करेगी।
उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के 3000 एकड़ में कई इंडस्ट्रीज आएंगी, जिससे आने वाले समय में यहाँ पर 1.25 लाख लोगों के लिए नौकरियों के अवसर खुलेंगे। कल हमारे पास यहाँ जापानीज टीम आई थी, उन्होंने 250 एकड़ लैंड की मांग की है। वो भी यहाँ पर 300-400 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, वो भी देखकर बड़े खुश हुए। कल हमारे पास एक USTDA मीन्स अमेरिकन ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो भी आई है। उसने पूरे देश में 5 स्थानों को चुना है जिसमें वो अपना व्यापार करेगी। तो ये भी हमारे लिए एक बड़े गौरव की बात है कि 5 स्थानों में हिसार का जो स्थान है वो भी उन्होंने चुना है। तो वो भी आएगी, वो भी इंस्पेक्शन करेगी, वो भी अपना आगे का जो प्रोग्राम करेगी। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये जो 3000 IMC जिसको हम कहते हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इसमें जो 3000 एकड़ में जो बहुत तरह की इंडस्ट्रीज और बहुत तरह के कार्गो, पोर्ट, ड्राई पोर्ट, ये सब चीज़ें आएंगी। शहरी स्थानीय एवं निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा कल रात रोहतक में नगर निगम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कार्यालय खुलवाकर संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोगों को किसी भी काम के लिए परेशानी न हो। बाद में पत्रकारों से बातचीत में सुभाष सुधा ने दावा किया कि प्रदेश में जल्द ही सफाई व्यवस्था में और ज़्यादा सुधार होगा। इसके लिए अगर सफाई कर्मचारियों की कमी है तो उसे भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जहां सफाई कर्मचारी कम है वहां स्थानीय अधिकारी अपने स्तर पर व्यवस्था करें या फिर राज्य स्तर पर दिक्कत है तो वहां भेजें। स्थानीय निकाय कर्मचारियों की हड़ताल से संबंधित सवाल पर राज्य मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक सहमति बन गई है और अब वह हड़ताल पर नहीं जाएंगे। वहीं पेरिस ओलंपिक में महिला पहलवान विनेश फोगाट अयोग्य करार दिए जाने के मुद्दे पर भी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर अफसोस जताया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार खेल और खिलाड़ियों को हर प्रकार से प्रोत्साहित कर रही है। विनेश फोगाट का जो आज ये हुआ है तो इसके लिए बहुत बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने भी दुख प्रकट किया है, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी किया है और हम लोग भी पूरा देश इसके लिए दुख प्रकट कर रहा है। ऐसा स्पोर्ट्स में नहीं होना चाहिए था। अगर इस प्रकार का हुआ उस पर प्रधानमंत्री जी पूर्ण संज्ञान लेंगे। मैं एकदम किनका विजन है, कौन लोग इस बारे में सोचते हैं। स्पोर्ट्स को तो जितना हमारा हरियाणा सरकार प्रोत्साहन कर रही है, जितना हमारे गवर्नमेंट इसको उनको पे कर रही है, शायद ही पूरे देश में कोई खिलाड़ी को पे कर रही है। आज ही मैंने कहा कर्मचारी जितने भी प्रदेश के सफाई कर्मचारी थे उनके साथ बैठकर जो भी उनकी डिमांड थी, मैं लगभग सुबह 11 बजे की मीटिंग थी तो वहाँ से 2 बजे तक 2:30 बजे मीटिंग चली, पूरा उनके साथ सेटल करके आया। अब किसी प्रकार के वो स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे। 11 तारीख को उनकी खुद की मीटिंग है, उस मीटिंग में जो मेरे साथ बैठ के डिसीजन हुआ है उस मीटिंग में उनको बताएंगे, जहाँ भी उन्होंने रोहतक में कहीं भी रखी मीटिंग, और उसके बाद हम भी उनको 5-7 दिन में उनको लेटर दे देंगे। जो उनकी डिमांड को हम पूर्ण करेंगे। बहुत डिमांड उनकी चैनवन थी जो मेरे समक्ष आई थी। मैं प्रैक्टिकल में बहुत सारा, मैं तक कॉर्पोरेशन का चेयरमैन भी रहा हूँ, रिवाइव भी रही है, तो मुझे पता था। तो मैंने बैठ कर उनके साथ बड़े अच्छे वातावरण में आज सोल्व किया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों व 6 जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग 12 व 13 अगस्त को हरियाणा का दौरा करेगा और प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 22 जिलों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियरों द्वारा EVM के पहले स्तर की चेकिंग की जा रही है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि चेकिंग के दौरान प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। पंकज अग्रवाल ने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी BLO व निर्वाचन पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दें कि उनके पास कोई भी फार्म लंबित ना रहे। वोटर्स किसी भी प्रकार की सहायता, सुझाव व शिकायत संबंधित जिला निर्वाचन या पंजीयन अधिकारी को दे सकते हैं या मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के टोल फ्री नंबर 1950 पर भी संपर्क कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब की बार विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में अब पोलिंग बूथों की संख्या बढ़कर 20,629 हो गई है। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पोलिंग बूथों का निरीक्षण करें। हरियाली तीज को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में बड़े हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे।
राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को तीज की शुभकामनाएं देते हुए सबके सुखी व स्वस्थ जीवन की कामना की। उन्होंने कलाकारों की प्रस्तुति से खुश होकर उन्हें 3 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान करने की घोषणा की। तीज उत्सव में कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन कर भाव विभोर कर दिया। समारोह में हरियाणा का लोक नृत्य पनिहारी, राजस्थान का लोक नृत्य भव्वई, हिमाचल का लोक नृत्य नाटी, उत्तर प्रदेश के बरसाने का नृत्य मयूर, पंजाब का जिंदुआ विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। लोगों ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया तथा कलाकारों के प्रोत्साहन में खूब तालियां बजाई। इस अवसर पर राज्यपाल के साथ कलाकारों का ग्रुप फोटो भी लिया गया। ये शानदार समारोह बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान महिलाओं ने सावन के गीतों के संग झूलों का लुत्फ लिया। साथ ही महिलाओं ने रंग बिरंगी चूड़ियां पहनी और मेहंदी लगवाई तथा बच्चों ने भी गुब्बारे उड़ाने का आनंद लिया। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कल शाम कैथल के बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया और बस स्टैंड पर बनाए जा रहे हैप्पी कार्ड व बसों की अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बस यात्रियों और चालक परिचालकों से भी बातचीत की ताकि सेवाओं को और भी बेहतर किया जा सके। पत्रकारों से बातचीत में परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए हैप्पी कार्ड योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि बस अड्डे पर जो खामियां हैं उनको जल्द दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री की खास हिदायत है कि बस अड्डे पर आने वाले हर यात्री को हैप्पी होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश में 90 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। इस समय प्रदेश में चल रहे 25,692 आंगनवाड़ी सेंटरों में से 8,000 को स्मार्ट प्ले स्कूल बनाने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि 14 से 18 साल तक की स्कूली किशोरियों के लिए फोर्टिफाइड दूध की योजना आरंभ की गई है ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। ऐसा है, आंगनवाड़ी सेंटर लगभग 25,962 पूरे प्रदेश के अंदर हैं और हम हर सेंटर को एकदम से छेड़ नहीं सकते, लेकिन हमने अभी 8,000 जो है स्मार्ट प्ले स्कूल उनके ऊपर काम करना आरंभ किया है। उनको पहले फेज में बदलेंगे और 90 मॉडल आंगनवाड़ी, हर विधानसभा में एक मॉडल आंगनवाड़ी के नाते ये हमारी। प्रदेश सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत उच्च शिक्षा विभाग की 4 सेवाओं की समय सीमा अधिसूचित की है। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाते हुए छात्रों और नागरिकों को आवश्यक शैक्षिक दस्तावेजों को शीघ्र उपलब्ध करवाना है। मुख्य सचिव TVS N प्रसाद द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन सेवाओं में माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री, विस्तृत अंक प्रमाण पत्र और ओरिजिनल डिग्री शामिल है। अधिसूचना के अनुसार माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने का काम विश्वविद्यालय के सहायक रजिस्ट्रार द्वारा 7 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। परीक्षा नियंत्रक 5 दिनों के भीतर प्रोविजनल डिग्री जारी करने की सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यदि किसी छात्र को परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर अपना DMC प्राप्त नहीं होता तो परीक्षा नियंत्रक को 10 दिनों के भीतर DMC आवश्यक जारी करनी होगी। यदि परिणाम घोषित होने के 180 दिनों के भीतर छात्रों को मूल डिग्री प्राप्त नहीं होती तो परीक्षा नियंत्रक द्वारा 10 दिनों के भीतर डिग्री जारी करनी होगी। ऐसे मामलों में जहां शिकायतें उत्पन्न होंगी, रजिस्ट्रार प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और विश्वविद्यालय के कुलपति द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। जींद के उचाना के SDM गुलजार मलिक ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि ये वैन जिले के हर गांव में जाकर पानी के सैंपल एकत्रित करेगी और उसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ग्रामीणों को पीने का साफ व स्वच्छ पानी उपलब्ध हो। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जिला सलाहकार रणधीर मदाना ने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के सभी 300 गाँव में मोबाइल वाटर टेस्टिंग वैन जाएगी ताकि हर गांव में पानी की गुणवत्ता का पता चल सके। ग्रामीण कैसा पानी पी रहे हैं उसका गुणवत्ता का पता चल सके। ये मोबाइल वैन मौके पर पानी की जांच करके बता देगी कि पानी पीने लायक है या नहीं। साथ ही ये जल घर और ट्यूबवेल से लिए गए पानी के सैंपल की रिपोर्ट मुख्यालय पर भेजी जाएगी। मोबाइल वाटर टेस्टिंग वैन है जो हमारे मुख्यालय से हमारे पास भेजी गई है और ये जिला जींद के सभी गांव कवर करेगी और आज 5 अगस्त को इसकी शुरुआत उचाना से हुई है और ये 12 तारीख तक उचाना में रहेगी और ये सभी गांवों में जाकर रैंडमली जो पानी के सैंपल्स हैं वो कलेक्ट करेगी और अगर किसी सैंपल में कोई खामी आती है तो उसकी रिपोर्ट ये ऑटोमेटिकली हेड ऑफिस को भेजेगी और उसके बाद उसको दुरुस्त करने का काम भी हेड ऑफिस द्वारा किया जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जींद द्वारा जिले के सभी 300 गांव में मोबाइल टेस्टिंग वैन का गांव में उपयोग किया जा रहा है
ताकि हर गांव में पानी का पता चल सके, जो उपभोक्ता है, जो ग्रामीण है, वो कैसा पानी पी रहे हैं। इसके लिए ये मोबाइल वैन है जो सभी जिलों में चलाई जा रही है, एक एक दो महीना के लिए। तो ये पिछले दिनों जींद में पहुंची थी और आज ये उचाना से शुरुआत हुई है। अगले 10 दिन उचाना में रहेगी और इसके बाद ये नरवाना और उजाना को कवर करेगी। ये मोबाइल वैन है, ये जो पानी का सोर्स है उसको मौके पर ही चेक करके बताती है कि ये पानी पीने के लायक है या नहीं है। उपभोक्ता उसको वैन में अंदर ही देख, उसकी जो रिपोर्ट है उसी टाइम वो देख सकता है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।